Hello, good morning students. In this video, we are going to study about metal and non-metal. This is the third chapter of class 10th science. So let us start. The first point of this chapter is metal. सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे व्हाट इज मेटल. ठीक, आप जानते हो मेटल क्या होते हैं. मेटल हैव द प्रॉपर्टी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव चार्ज. जैसे देखो यह हमने लिख दिया, ये कोई मेटल है, इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, इस पर क्या है, प्लस चार्ज आया. कैसा चार्ज आया, प्लस चार्ज. तो ऐसे एलिमेंट्स को जो क्या करें, इलेक्ट्रॉन का डोनेट करें और प्लस चार्ज का फॉर्मेशन करें, उन्हीं को हम बोलते हैं मेटल्स. द एलिमेंट्स which donates electrons and form positive charge are known as metals. ठीक, एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब आपके क्या है, मेटल है. बिकॉज ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करते हैं और पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करते हैं. यानी 1 प्लस बनाता है, Mg 2 प्लस बनाता है, एल्यूमिनियम 3 प्लस बनाता है. अब यहां देखो ये जो प्लस चार्ज है 2 3, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया. तो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे उतने ही चार्ज आएंगे. ठीक, देखो यहाँ चार्ज से पहले नंबर्स को लिखा गया, ये बताता है कि कितने चार्ज हैं. अगर हम इसको ऐसे लिख देते +3 तो इसका मतलब ये कोई पॉजिटिव इंटीजर हो जाता. तो ध्यान रखना, चार्ज से पहले नंबर लिख दिया करो अगर चार्ज लिख रहे हो तो इसे बोलेंगे हम क्या, मेटल. तो आपको पता चल गया मेटल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का डोनेट करें, पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करें, उन्हीं को हम बोलेंगे क्या, मेटल. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं. ठीक, नॉन मेटल. चलो यही लिख देते हैं नॉन मेटल. नॉन मेटल क्या है, उसी मेटल का उल्टा भाई. तो आपको पता है कि मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करते हैं. तो नॉन मेटल क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे या गेन करेंगे और निगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन करेंगे. जैसे हमने ले लिया नॉन मेटल, ये हमने ले लिया N. ठीक, नॉन मेटल. तो ये अगर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा या गेन करेगा, कुछ भी आप बोल सकते हो, देन दिस फॉर्म्स निगेटिव चार्ज N-. ठीक, तो ये आपका क्या है, नॉन मेटल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, एक्सेप्ट किया और निगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन किया. एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं, देखो कई सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे. जैसे हमने लिया ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन या नाइट्रोजन भी लिख सकते हैं. देखो ये नॉन मेटल के लिए लिखा गया है, NaM लिख देते हैं, NM नॉन मेटल. नहीं आपको होगी नाइट्रोजन क्यों लिखा है यहाँ. चलो देखो, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके गेन करके O2- चार्ज का फॉर्मेशन करता है. यह है फ्लोरीन, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 1- चार्ज का फॉर्मेशन करेगा. क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, क्या करेगा, Cl- चार्ज. N है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, तो क्या बनाएगा, N3-. तो दीज आर नॉन मेटल्स. ठीक, तो मेटल्स क्या है, पॉजिटिव चार्ज का जो फॉर्मेशन करें. नॉन मेटल्स क्या है, नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन करें. हाँ बट ये ध्यान रखना, कुछ चार्ज का फॉर्मेशन जैसे नोबेल गैसेज हो गई, हीलियम, नियॉन, ठीक, आर्गन, Ar. ठीक, आर्गन, ये सब भी क्या है, नॉन मेटल ही हैं, लेकिन ये चार्ज का फॉर्मेशन नहीं करते हैं. ठीक, तो ये तो वैसे बता दिया मैंने. चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है. अगर किसी एलिमेंट्स के पास, ये सब क्या है, एलिमेंट्स ही हैं, अगर दोनों प्रॉपर्टी आ जाए, मेटल और नॉन मेटल दोनों की, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मेटलाइड्स. ठीक, चलिए उसको भी डिस्कस करते हैं. इसको हटा दिया. नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, मेटलाइड्स. मेटलाइड्स. तो मेटलाइड्स हैविंग बोथ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स आर नोन एज मेटलाइड्स. यानी इनके पास जो प्रॉपर्टी होगी, मेटल की भी होगी और प्लस नॉन मेटल
दोनों की जो प्रॉपर्टी रखते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मेटेलाइट्स। मेटेलाइट्स आपके पीरियोडिक टेबल में कुछ ही हैं, फिक्स्ड हैं, ठीक, तो उनको हम बता देते हैं। देखिए जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी को एसबी से लिखते हैं, ठीक। टेलुरियम और पोलोनियम पीओ, ठीक। इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो। बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब टीपो। कहीं मान के चलिए पेपर हो रहा है और नकल करवाना है तो लड़कियां हैं, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब टीपो। बी से बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, ये सब आपके क्या हैं, मेटेलाइट्स हैं। ये दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मेटेलाइट्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। ये तो आपने देखा मेटल, नॉन मेटल, मेटेलाइट्स क्या हैं। वैसे हमें मेटल, नॉन मेटल ही स्टडी करना है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं भाई। चलिए इधर हमने लिख दिया मेटल और इधर हमने क्या लिख दिया, नॉन मेटल, और इधर ये हो जाएगी प्रॉपर्टी कि कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, कौन सी नहीं शो करते हैं, ठीक। चलो देखो, सबसे पहले देखो, आप ये तो जानते हो, फर्स्ट अगर हम चार्ज की बात करें तो इस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है और इस पर हमेशा कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ये तो आपकी केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी, इसको नहीं डिस्कस करना है फिलहाल, ठीक। लेकिन डेफिनेशन के लिए जरूरी है तो इसको ध्यान रखना। हम बात करते हैं स्टेट कि किस स्टेट में ज़्यादातर एग्जिस्ट करते हैं। तो मेटल्स जनरली किस स्टेट में रहते हैं, सॉलिड, एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड स्टेट में ही रहेंगे। किसको एक्सेप्शन में छोड़ दिया जाए, Hg, इसे बोलते हैं मरकरी, जिसे आप पारा बोलते हो, Hg। ये रूम टेम्परेचर पे किस में रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है, ठीक। और इसलिए जो पारा है Hg, मरकरी है, इसको आप एरोप्लेन में भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि अगर ये मरकरी कहीं एरोप्लेन में गिर जाए तो ज़्यादातर एरोप्लेन्स किससे बने होते हैं, एल्युमिनियम से। एल्युमिनियम उसमें क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ये एमलगम बना लेंगे, ठीक। तो वहाँ उससे क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो Hg जो है आपका मेटल ही है, एट रूम टेम्परेचर। ये किस स्टेट में रहता है, लिक्विड। तो ज़्यादातर मेटल आपके सॉलिड स्टेट में रहते हैं, लेकिन Hg रूम टेम्परेचर पर किस में रहेगा, लिक्विड में रहेगा। और ये कुछ मेटल्स को अपने में क्या कर सकता है, डिजॉल्व कर सकता है, उसी को बोलते हैं अमलगम। हाँ, इनकी बात करें तो ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों फॉर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं नॉन मेटल, ठीक। सॉलिड, लिक्विड और गैस। चलो थर्ड पॉइंट देखते हैं, कंडक्टिविटी। तो जनरली मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स पूरे क्या होते हैं, कंडक्टर ही होते हैं, कंडक्टर। और ये क्या होते हैं, इंसुलेटर, ठीक। कंडक्टर, इंसुलेटर। अब देखो कंडक्टर का मतलब हो गया जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, उसे कंडक्टर बोलेंगे। जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो सके उसे क्या बोलेंगे, इंसुलेटर, ठीक। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे ग्रेफाइट को हम ले लें, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट आपका क्या है, नॉन मेटल होते हुए भी कार्बन से बना होता है, कार्बन का अलॉय है, ठीक, एलोट्रॉप्स। तो ग्रेफाइट जो है आपका, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। और आप देख सकते हो जो पेंसिल में लगा होता है ग्रेफाइट ही होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है, इसलिए कंडक्टर है, एक्सेप्शन में से नोट करके रखिएगा, ठीक। चलो कुछ पॉइंट्स और बात करते हैं। लस्टर प्रॉपर्टी, लस्टर का मतलब होता है चमक।
तो आप जानते हो जो मेटल होते हैं उसमें लस्टर प्रॉपर्टी होती है, ठीक। इसमें लस्टर प्रॉपर्टी नहीं होती है। एक्सेप्शन में आपका हो जाएगा, एक्सेप्शन में क्या हो जाएगा, देखो एक्सेप्शन में आपका हो जाएगा डायमंड, ठीक। डायमंड आपको समझ में आ गया होगा। डायमंड देखो बहुत ज्यादा क्या होता है उसमें लस्टर प्रॉपर्टी होती है, लेकिन वो है क्या, नॉन मेटल। किससे बना होता है, कार्बन से बना होता है, ठीक। तो ये लस्टर प्रॉपर्टी हो गई। मेटल्स लस्टर प्रॉपर्टी शो करते हैं, नॉन मेटल्स नहीं शो करते हैं। कुछ होते हैं जैसे हमने कहा डायमंड, या हमने ले आयोडीन, आई से लिखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 53। कितना होता है, 53। तो आयोडीन भी क्या है आपका, नॉन मेटल होते हुए भी लस्टर प्रॉपर्टी शो करता है, इसमें लस्टर प्रॉपर्टी होती है। हाँ, एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस आस्क किए जा सकते हैं कि कौन सा नॉन मेटल है जो लस्टर प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक। आयोडीन, डायमंड, क्लियर। चलो ये 4 पॉइंट्स हो गए, कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं लेकिन इसको हटा देते हैं पहले। ध्यान रखना 4 प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया अभी, मेटल और नॉन मेटल की। अगर समझ में ना आए तो आप वीडियो को रिवाइज कीजिए और देखिए, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए 5th प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। 4th प्रॉपर्टी तो हो ही गई, हम बात करते हैं मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी, ये मैलिएबिलिटी क्या है, तो देखो अगर मेटल है, नॉन मेटल है, मेटल को हम पीटे तो सीट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। नॉन मेटल सीट में कन्वर्ट नहीं होगा, तो उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। तो मेटल्स में मैलिएबिलिटी होती है और नॉन मेटल्स में नहीं होती है, यानी मेटल्स आर मेलेबल व्हाइल नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल, क्लियर। चलो इसी से रिलेटेड ऐसे ही एक प्रॉपर्टी है आपकी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का मतलब है हम क्या करें, मेटल को खींच कर क्या बना सकते हैं, वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रेच करके, ठीक, खींच करके। लेकिन नॉन मेटल को खींचोगे टूट जाएगा। तो डक्टिलिटी मेटल में होती है, नॉन मेटल में नहीं होती है। ध्यान रखना, मैलिएबिलिटी जो है सीड फॉर्मेशन है, सीड का फॉर्मेशन होता है इसमें। डक्टिलिटी क्या है, इसमें वायर का फॉर्मेशन होता है, ठीक। हाँ, नहीं कंफ्यूज हो जाओ तो डक्टिलिटी को मैलिएबिलिटी में लिख डालो, मैलिएबिलिटी को डक्टिलिटी में लिख डालो। तो इसमें होता है मेटल्स में, नॉन मेटल्स में नहीं होता है, क्लियर। चलो कुछ और देख लेते हैं हम। कई सारी प्रॉपर्टी हो गई। 7 नंबर हार्डनेस देख लेते हैं। हार्डनेस, हार्डनेस, चलो हार्डनेस क्या होता है। हाँ भाई, आप जानते हो ना, जिसे बोलते हो कठोर है, दृढ़ है, हार्ड। तो मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ये देखो हार्ड भी हो सकते हैं या ज़्यादातर क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ये जनरली हम लिख सकते हैं हार्ड, और ये जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट हो सकते हैं, ज़्यादातर हार्ड भी होंगे। अब इसमें देखो सोडियम, पोटेशियम, ये सब आपके क्या हो सकते हैं, ये आपके सॉफ्ट मेटल हैं। इनको आप चाकू से भी काट सकते हो इजीली। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम, ये सब बहुत सॉफ्ट मेटल होते हैं। इसमें देखो गैस के फॉर्म में रहते हैं तो हार्ड तो ज़्यादा होंगे नहीं, ठीक। लेकिन हाँ, डायमंड सबसे हार्ड आपका नॉन मेटल है, डायमंड, ठीक। ये हो गया। चलो कुछ चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं हम, ठीक। पहले देख लें वीडियोस, नीचे आ रहा नहीं। हाँ अभी है जगह, अभी नीचे एक प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं भाई। हाँ चलो अब हम बात करते हैं, चलो डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी, तो देखो डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक यूनिट वॉल्यूम का जो मास होगा उस वही डेंसिटी बोली जाएगी। तो डेंसिटी क्या है, इनकी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम। और इसमें नॉन मेटल्स में मिनिमम होती है, गैस वैस के फॉर्म में होते हैं, बहुत मिनिमम हो जाएगी, ठीक। तो ये थी आपकी कुछ प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी जिसे हम बोल सकते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक। चलिए इसके बाद कुछ और हम डिस्कस करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। अब इसी समय हम क्या कर लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी को भी इसमें डिस्कस कर लेते हैं। चलो
इसको पहले रिमूव करें भाई। चलो नेक्स्ट हेडिंग है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, और साथ में नॉन मेटल की भी देख लेते हैं, एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम रिएक्शंस देख लेते हैं, किससे? ऑक्सीजन से या एयर से। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन या इसी को हम क्या बोलते हैं? एयर। ठीक, यानी रिएक्शन हम किसका देखेंगे? ऑक्सीजन का, वो भी किससे? मेटल से, और फिर नॉन मेटल से भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो जो मेटल होते हैं ऑक्सीजन से जब भी रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड। ये बनाएंगे मेटल ऑक्साइड। ठीक, जैसे हम बात करें सोडियम हो गया, ऑक्सीजन से इसने रिएक्ट किया तो क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड, Na2O। हाँ, ध्यान रखना फार्मूला कैसे लिखते हैं, बताया भी गया होगा। चलो अगला देखते हैं हम। जैसे हमने ले लिया मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाना है, या मैग्नीशियम रिबन आपने सुना होगा, आपकी बुक में भी होगा, उसको जलाते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला Mg होगा, Mg2O मत लिखेगा, क्योंकि देखो इस पर 1 प्लस चार्ज, इस पर 2 माइनस चार्ज, तो इसलिए यहाँ चार्ज बराबर करने के लिए Na2 लिया गया, Na2O। इस पर 2 प्लस चार्ज, इस पर 2 माइनस चार्ज ऑक्सीजन पर होता है, दोनों चार्ज बराबर हैं तो कुछ भी नहीं बढ़ाया गया, इसमें MgO लिख दिया गया। जैसे हमने ले लिया एल्यूमिनियम O2, तो ये क्या बन जाएगा? Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये सब ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है इसमें? ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। ठीक, अब यही बगल में देख लेते हैं नॉन मेटल। तो नॉन मेटल भी क्या करता है? ऑक्सीजन से रिएक्ट कर कर नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है। जैसे हम बात करें कार्बन O2, तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। या हमने क्या किया? C+O2। हाँ देखो यहां 2 रिएक्शंस होता है, दोनों बता देते हैं। O, यहां देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, इसे हम क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड ये हाईली रिएक्टिव होता है। तो ये जब इनकम्प्लीट कंबस्टन होगा, इनकम्प्लीट का मतलब ऑक्सीजन उसमें कम रहेगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, और अगर कंप्लीट कंबस्टन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक, ये कार्बन डाइऑक्साइड ये होती है जो गैस है एसिडिक इन नेचर होती है, एसिडिक इन नेचर। ठीक, और ये होती है न्यूट्रल, कार्बन मोनोऑक्साइड ना एसिडिक होती है ना बेसिक होती है, न्यूट्रल। ठीक, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक और ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या? न्यूट्रल। ये हाईली रिएक्टिव होती है क्योंकि ये इनकम्प्लीट कंबस्टन से बनती है और ये कंप्लीट कंबस्टन से बनती है। जैसे आप कोयला बर्न कर रहे हो किसी रूम में, अब उसको ऑक्सीजन ना मिले तो कार्बन डाइऑक्साइड ना बनकर के क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगर उसको ऑक्सीजन कंप्लीटली मिल जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक, अब देखो होता क्या है इसमें। हाँ, ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक आपकी पॉइजनस गैस है, जहरीली गैस कह सकते हो। ये अगर आपके शरीर के अंदर चली जाए तो हाई रिएक्टिव होती है, तो अंदर के ऑक्सीजन से क्या करती है? रिएक्ट कर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड फिर से बन जाती है। CO क्या हो जाएगा? CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके अंदर अगर गई तो वो ऑक्सीजन आपके अंदर की लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगी। ठीक, तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा आपके अंदर ऑक्सीजन कम हो जाएगा और आपकी डेथ हो जाएगी। ठीक, तो आप स्वर्ग में चले जाएंगे। फिलहाल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको इनकम्प्लीट कंबस्टन नहीं करवाना है। क्या करवाना है? कंप्लीट कंबस्टन करवाना है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक,
चलो इसको हम मिटा देते हैं। ये तो फर्स्ट रिएक्शन था, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन या एयर से मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन, तो हम मेटल रिएक्ट करेंगे। नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड। क्लियर, इसको हटा देते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी आया तो भैया वीडियो को पीछे करो और देखो एक बार फिर से। ठीक, चलो ये तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन था, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब देखो रिएक्शन विद वाटर की हम बात करते हैं। रिएक्शन विद वाटर, ठीक, रिएक्शन विद वाटर। तो अगर नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल को किससे रिएक्ट करवाएं? H2O से, वाटर से, तो ये क्या होगा? कोई रिएक्शन नहीं करेगा, यानी नॉन मेटल को पढ़ना ही नहीं। हाँ, मेटल वाटर से जरूर रिएक्ट करते हैं, हाईली रिएक्टिव तो करेंगे ही करेंगे, मीडियम रिएक्टिव भी करेंगे, कुछ मेटल्स नहीं भी करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल वाटर, या कोल्ड वाटर भी आप कह सकते हो, नॉर्मल वाटर। तो नॉर्मल वाटर में जैसे हो गया आपका सोडियम, पोटेशियम, ठीक, या लिथियम, ये सब क्या करते हैं? नॉर्मल वाटर से ही रिएक्ट कर जाते हैं। या हमने ले लिया H2O, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, H2O। अब बनाएंगे क्या? तो नॉर्मल वाटर के साथ जो मेटल होते हैं हाईली रिएक्टिव, क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी OH लग जाएगा मेटल के साथ, तो NaOH। पोटेशियम है तो KOH, क्या कुछ और बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि अभी तो H बचा हुआ ना, तो हाइड्रोजन गैस यहां से क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी, H2 प्लस H2। ठीक, तो यहां आपको समझ में आया कि नॉर्मल वाटर से जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वही रिएक्ट करते हैं। अभी हम रिएक्टिविटी सीरीज बताएंगे तो उसमें बताएंगे हाईली रिएक्टिव कौन है, लेस रिएक्टिव कौन है और मीडियम रिएक्टिव कौन है। तो ये कुछ हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं जो वाटर, नॉर्मल वाटर से ही रिएक्ट कर जाते हैं और क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस को क्या कर देंगे? रिलीज कर देंगे। ठीक, चलो ये तो हो गया। अब हम बात कर लेते हैं किस वाटर के साथ? नॉर्मल वाटर के साथ। तो आपने देखा मेटल हाइड्रोक्साइड, नॉन मेटल का आपको देखना नहीं क्योंकि वाटर से वो रिएक्ट करेगा नहीं। चलो दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं, हॉट वाटर। हॉट वाटर या बॉइलिंग वाटर कह सकते हो आप, ठीक, हॉट वाटर, यानी भाई पानी को गर्म करके फिर रिएक्शन करवाएंगे ना, जैसे कुछ रिएक्शन नहीं होगा। चलिए हॉट वाटर क्या है? आप जानते हो हॉट वाटर यार, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वही हॉट वाटर। तो कुछ मेटल्स हैं, जैसे हमने ले लिया मैग्नीशियम, और हॉट वाटर के साथ भी क्या बनाएंगे? मेटल हाइड्रोक्साइड ही बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड। जैसे मैग्नीशियम है, हमने ले लिया H2O, ये हॉट है, लिक्विड के फॉर्म में ही रहेगा, तो उसमें बताने की जरूरत नहीं है हॉट है कि कोल्ड है। ये बनाएगा MgOH। अब ध्यान रखना OH केवल नहीं रहेगा, OH का होल ट्वाइस। ऐसा क्यों हुआ? Mg पर 2+ होता है, OH पर टोटल 1 माइनस होता है, तो भैया प्लस माइनस बराबर करने के लिए 2 माइनस चाहिए, तो क्यों ना हम पूरे को ही 2 कर दें। तो MgOH का होल ट्वाइस बना, तो मेटल हाइड्रोक्साइड। और कुछ बनेगा? जी हाँ बिल्कुल बनेगा, ये तो बता दिए वैसे। प्लस हाइड्रोजन गैस भी क्या होगी? रिलीज होगी। तो ये मीडियम रिएक्टिव मेटल है। तो कुछ मेटल हॉट वाटर के साथ भी क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे और मेटल हाइड्रोक्साइड का ही फॉर्मेशन करेंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। क्लियर? ये तो था हॉट वाटर के साथ। अब कुछ स्टीम वाटर भी देख लेते हैं, यानी भाप जो होता है उसके साथ भी रिएक्ट करते हैं। चलो उसको भी देखते हैं। ये रिएक्शन विद वाटर था ना, ये सेकंड पॉइंट था। रिएक्शन विद एयर तो हम पढ़ ही चुके हैं। चलो कैप गिर गई भाई। चलो हाँ, रिएक्शन विद वाटर यानी कोल्ड वाटर यानी नॉर्मल वाटर, हॉट वाटर से देख लिया। अब स्टीम वाटर से देख लेते हैं, थर्ड पॉइंट, स्टीम वाटर।
तो देखो कुछ मेटल्स हो गए जैसे एल्यूमिनियम हो गया या मैग्नीशियम ही हो गया, ठीक। ये सब क्या करते हैं, हॉट वाटर के साथ तो करेंगे ही, कुछ कर सकते हैं, लेकिन स्टीम के साथ भी करेंगे। लेकिन वहां क्या बनेगा, देखो स्टीम वाटर है तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, इसको ध्यान रखना, मेटल ऑक्साइड। अभी तक हाइड्रोक्साइड OH लग रहा था, अब मेटल ऑक्साइड बनेगा। जैसे Al और प्लस क्या लिया है यहाँ H2O, यहाँ भी क्या ले लिया H2O, ठीक। एरो के ऊपर भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या बनेगा Al2O3, यहाँ भी क्या बनेगा MgO, यहाँ भी क्या रिलीज हो जाएगी हाइड्रोजन गैस H2 + H2, हाइड्रोजन गैस हर एक जगह रिलीज होगी। केवल स्टीम वाटर के साथ मेटल ऑक्साइड बनेगा, इसको ध्यान रखना। ये तो हो गया सर कंप्लीट, बिल्कुल। यानी वाटर के साथ आपने रिएक्शन देख लिया। तो क्या कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट ना करते हो, बिल्कुल। जैसे हमने एग्जाम्पल में ले लिया कॉपर, Ag यानी सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, etc एक्सेट्रा, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, एनी टाइप्स ऑफ वाटर, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर और स्टीम वाटर। कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब रिएक्शन ही नहीं करेंगे, करते भी नहीं है। तो वाटर के साथ ये रिएक्शन करेंगे नहीं, और नॉन मेटल तो करेगा ही नहीं, उसको हटाओ। तो ये था रिएक्शन विद वाटर, ये भी आपको समझ में आया होगा, हाँ बिल्कुल आया होगा। चलो इसको हटाते हैं और कुछ न्यू रिएक्शन और देख लेते हैं। तो वाटर के साथ भी हमने रिएक्शन देख लिया, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल ही हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक। अब हम देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, रिएक्शन विद एसिड, विद एसिड। ये बात करते हैं भाई। तो पहले नॉन मेटल की बात करें तो ये एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं, नो रिएक्शन विद एसिड, नो रिएक्शन। अगर हम बात करें एसिड के साथ प्लस एसिड, तो यहां दिखा दो नो रिएक्शन। तो नॉन मेटल का तो देखना नहीं, हमें किसका देखना है, मेटल का देखना है। तो देखो ज़्यादातर जो मेटल हैं, जैसे अगर हम एसिड की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, या फिर आपका हो जाएगा HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड थोड़ा सा अलग रिएक्शन देता है, बाकी दोनों में सेम रहता है। तो देखो अगर आपको कहीं मिले क्या HCl या फिर H2SO4, ये आपको डाइल्यूट मिल जाए या फिर क्या मिल जाए कंसंट्रेट, कोई दिक्कत नहीं। कंसंट्रेट का मतलब प्योर, उसमें वाटर ना रहे या वाटर बहुत कम रहे। डाइल्यूट का मतलब वाटर ज्यादा रहे। तो अगर हम क्या करेंगे, मेटल और प्लस क्या एसिड, एडिक लिख गया, एसिड लिखना था, एसिड क्या बनेगा। अब मेटल को अगर एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो आप जानते हो ज़्यादा तो जो आपके मेटल होते हैं, कुछ मेटल्स जो बेसिक इन नेचर होते हैं, यहाँ बनेगा साल्ट, साल्ट और प्लस क्या H2S रिलीज हो जाएगी जी, बिल्कुल रिलीज होगी। लेकिन कौन से एसिड होंगे तब, HCl और H2SO4, ठीक। जैसे देखो हाँ ये हो गया, मेटल हमने ले लिया सोडियम, एसिड हमने ले लिया HCl, क्या बना NaCl और प्लस H2। देखो रिएक्शन हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा। तो सोडियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाया गया, नमक बना आपका साल्ट, और क्या हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, ठीक। या हमने एक और ले लिया एल्यूमिनियम और प्लस क्या, चलो H2SO4 ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट और प्लस क्या निकल जाएगी यहाँ से H2 गैस। तो जब भी मेटल, कोई भी मेटल हो, HCl और H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा साल्ट और हाइड्रोजन गैस। ये बात क्लियर है, नहीं क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, दो एसिड HCl और H2SO4। अब आप पूछ रहे हो कि सर अगर HNO3 ले लिया जाए तो क्या होगा, तो वहां थोड़ा सा रिएक्शन चेंज हो जाता है, उसको भी बता देते हैं। ये समझ में आ गया होगा, नोट करना चाहते हो नोट कर लो।
ठीक, वीडियो को पॉज करो, नोट कर सकते हो। फिलहाल इसको हटाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? जी बिल्कुल आ रहा होगा, और अगर ज़्यादा आ रहा तो वीडियो की स्पीड और तेज कर दीजिए, थोड़ा कम आएगा समझ में। नहीं भाई, वैसे मजाक कर रहे थे, आ रहा होगा आपको। चलो, ये था HCl और H2SO4। अब हम देखते हैं HNO3। एसिड में अगर आ जाए HNO3 तो ध्यान रखना HNO3 H2 कभी नहीं देगा, हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। ठीक, हाँ कुछ हैं जैसे लेड वगैरह हो गए, उसमें हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन नॉर्मली जो अभी देखे हम लोग मेटल, उसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। चलो देख लेते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे हमने ले लिया एल्युमिनियम प्लस HNO3, तो ये क्या बनेगा? AlNO3 का होल थ्राइस प्लस NO2 और प्लस क्या? H2O। हाँ सर, यहाँ हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं बनी? बनी, हाइड्रोजन गैस यहाँ बनेगी, लेकिन देखो इसके पास ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड। ऑक्सीडाइजिंग क्यों है? क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन वाटर हाइड्रोजन को दे देता है, वाटर बन जाता है। तो देखो हाइड्रोजन बन रहा था बेचारा, ऑक्सीजन को मिल गया, वाटर बना दिया इसने। ठीक, जैसे हमने ले लिया क्या? Zn प्लस HNO3। ठीक, तो ये क्या बनेगा? ZnNO3 का होल ट्वाइस और प्लस क्या? यहां से जो गैस रिलीज होगी, एक तो NO2 प्लस क्या? H2O, ये बनेगा। ठीक, तो एल्युमिनियम हो गया, Zn जिंक हो गया, और भी कई सारे आपके क्या मेटल्स हैं जो क्या बनाएंगे? हाँ, ये आप कह सकते हो साल्ट, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस वाटर बनाएंगे। हाइड्रोजन इसमें रिलीज नहीं होगी, इसको ध्यान रखना बस। किसमें? HNO3 से जब ये रिएक्ट करेंगे। क्लियर? ये बात समझ में आ गई होगी, चाहो तो नोट कर सकते हो इसे। चलो, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हो आप। फिलहाल इसको हटाते हैं हम। चलो, ये समझ में आ गया होगा। अच्छा देखो, इससे पहले जो भी पॉइंट हमने ऑक्साइड्स बन रहा था, मेटल ऑक्साइड। ठीक, यहां थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं मेटल ऑक्साइड। ठीक, तो मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? कुछ मेटल ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। एम्फोटेरिक, अब ये एम्फोटेरिक कहां से आ गया सर? बिल्कुल बता रहे हैं भाई। मेटल ऑक्साइड क्या है? एम्फोटेरिक का मतलब है जिनके पास एसिड प्लस बेस दोनों की प्रॉपर्टी जो रखते हैं, उन्हें बोलते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर या एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक क्या बोल देंगे? ऑक्साइड। अब ये कुछ ही मेटल है स्पेशली, एक तो हो गया आपका एल्युमिनियम, एक हो गया आपका जिंक, एक हो गया आपका Pb। एल्युमिनियम जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, इसका जो ऑक्साइड होगा Al2O3, एम्फोटेरिक इन नेचर। ZnO, एम्फोटेरिक इन नेचर। PbO, तो ये जो ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड, इन्हें बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर दैट टाइप ऑफ ऑक्साइड which have the both have the property acid and base, and that type of oxide is known as एम्फोटेरिक ऑक्साइड। स्पेशली ध्यान रखना, एल्युमिनियम, जिंक और लेड ये ऑक्साइड क्या है? एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। तो ऑक्साइड जहां भी कहीं बनाया होगा इसको ध्यान रखना, बाकी सारे क्या होंगे? एम्फोटेरिक नहीं होंगे। चलो इसको भी हटाते हैं। चलो, 3 केमिकल प्रॉपर्टीज आप हो गई, ठीक है आपकी। अब बात करते हैं हम, देखो चौथी केमिकल प्रॉपर्टी से पहले एक कंपाउंड हम इसे बनाते हैं एसिड को ही लेकर के, जिसे हम बोलते हैं एक्वा रेजिया। क्या बोलते हैं?
एक्वा रेजिया, ये क्या है? चलिए, एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया क्या है? देखो, अगर हम HNO3 का एक पार्ट और HCl का 3 पार्ट, HCl का 3 पार्ट लेकर उसको आपस में क्या कर दें, मिक्स कर दें, तो इसे बोलते हैं एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया ये क्या है सर? यानी जो HNO3 और HCl में वॉल्यूम का रेशियो होना चाहिए 1:3। ठीक, तो 1:3 में अगर मिक्स कर दें HNO3 HCl को, तो जो आपका लिक्विड बनेगा उसे बोलेंगे एक्वा रेजिया। और ये हाईली रिएक्टिव होता है, इसमें मेटल्स क्या होते हैं, इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं। और इवन आपका गोल्ड, जिसे EU आप लिखते हो, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब भी क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं एक्वा रेजिया। चलो, ये भी समझ में आ गया होगा। लास्ट जो है केमिकल प्रॉपर्टी, उसको भी देख लेते हैं। ये तो केमिकल प्रॉपर्टी थी। फोर्थ पॉइंट, रिएक्शन विद अदर साल्ट सॉल्यूशन, अदर साल्ट सॉल्यूशन। और ये साल्ट सॉल्यूशन किसका रहेगा, मेटल का ही रहेगा, या मेटल साल्ट सॉल्यूशन भी आप लिख सकते हो। रिएक्शन विद अदर मेटल साल्ट सॉल्यूशन या साल्ट सॉल्यूशन। जैसे हमने ले लिया, देखो हमने ले लिया जिंक, मेटल ही है। यहां हमने ले लिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, CuSO4, ये मेटल है लेकिन सल्फेट के साथ इसमें सॉल्यूशन बना रहा है, इसे बोलेंगे क्या, साल्ट सॉल्यूशन। ठीक, साल्ट है ये। अगर ये मेटल साल्ट सॉल्यूशन ये है, इस मेटल को इस मेटल से रिएक्ट करवा रहे हैं, अगर ये हाई रिएक्टिव मेटल है तो इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो ZnSO4 बनेगा, अपना सॉल्यूशन बना लेगा, और प्लस Cu क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक, ये जैसे हमने ले लिया सोडियम और CuSO4, ये क्या बनाएगा, Na2SO4 और प्लस क्या, CO अलग हो जाएगा। तो रिएक्शन विद इसे क्या बोलते हैं, अदर साल्ट सॉल्यूशन। तो अदर साल्ट सॉल्यूशन से हाई रिएक्टिव मेटल जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एक तो मेटल बनाएगा, और जो मेटल साल्ट सॉल्यूशन पहले से था उस मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। इसलिए इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर में ही स्टडी किया होगा, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, हाँ, ये तो था मेटल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम भाई केमिकल प्रॉपर्टी मेटल नॉन मेटल दोनों की पढ़ रहे हैं। तो रिएक्शन विद अदर साल्ट सॉल्यूशन, आप मेटल हमने देख ही लिया, नॉन मेटल का भी देख लेते हैं। ठीक, किसका, यहां लिख देते हैं क्या, नॉन मेटल। ठीक, उसको भी देखते हैं। हाँ, तो इसमें देखो होता क्या है, जिसे उसमें भी हमने देखा, जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। वैसे यहां होता है, जैसे हमने ले लिया एक, देखो NaBr और प्लस क्या, Cl2, ये भी नॉन मेटल, ये भी क्या, नॉन मेटल, लेकिन ये NaBr से मिलकर बना हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, साल्ट सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का साल्ट सोल्यूशन है, ब्रोमीन है आपका नॉन मेटल, तो नॉन मेटल का साल्ट सोल्यूशन है। और एक नॉन मेटल हमने ले रखा है क्लोरीन। क्लोरीन ब्रोमीन से क्या है, हाई रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा, यानी Na से Cl लग जाएगा और प्लस Br2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक, तो ये था आपका क्या, रिएक्शन विद अदर साल्ट सॉल्यूशन नॉन मेटल का। क्लियर। तो नॉन मेटल जो हाई रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। ये रिएक्टिविटी सीरीज, सबसे पहले हम इसमें बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज। व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज? देखो, सबसे पहले अगर रिएक्टिविटी सीरीज की हम बात करें तो मेटल्स को क्या किया गया है, एक सीरीज में रखा गया है, उनकी रिएक्टिविटी को या उनकी एक्टिविटी को देखते हुए सीरियल वाइज, उसी सीरीज को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ये सीरीज ये है आपकी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम,
मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ठीक, Pb, हाइड्रोजन, और उसके बाद है कॉपर, Hg, Ag, Au, और हो जाएगा Pt, ठीक। एक बार देख लें वीडियो में आ रहा नहीं आ रहा। तो ये है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। हाँ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसमें अगर हम बात करें तो मेटल की एक सीरीज है, और मेटल्स आर केप्ट इन देयर रिएक्टिविटी आर एक्टिविटी आर्डर, इंक्रीजिंग आर्डर और डिक्रीजिंग आर्डर, कुछ भी आप लिख सकते हो। फिलहाल ये डिक्रीजिंग आर्डर में रखे हुए हैं। ऊपर वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाला सबसे लो रिएक्टिव है। तो इनकी रिएक्टिविटी ऐसे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ऊपर से नीचे चलने पर क्या होती है, डिक्रीज होती है। यहाँ हम लिख सकते हैं रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी आर्डर, ठीक। अब देखो होता क्या है यहाँ पर, सबसे पहले इसमें देखो हाइड्रोजन को ऐसे रख दिया गया है, हाइड्रोजन से कंपेयर करके सबको रखा गया। हाइड्रोजन आपका मेटल नहीं है। तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, वैसे इससे पहले भी है एक आपका मेटल लिथियम, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है लिथियम। कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन तो है ही, कॉपर, Hg यानी मरकरी, Ag सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, रिएक्टिविटी सीरीज। अब जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इससे पहले आपने देखा था, उसमें इस सीरीज का क्या यूज है यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे आपने एक रिएक्शन देखा होगा, आपने लिया जिंक प्लस CuSO4, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, जिंक उसमें हम डाल रहे हैं। तो कॉपर देखो यहाँ है, जिंक यहाँ है, जिंक इज हाई रिएक्टिव देन कॉपर। तो जिंक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये अपना सोल्यूशन बनाएगा ZnSO4, और प्लस क्या Cu क्या हो जाएगा, यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा। जैसे यहाँ हम ले लेते हैं, देखो एल्युमिनियम प्लस क्या हमने ले लिया PbSO4, PbSO4। तो देखो Pb क्या है, लो रिएक्टिव, एल्युमिनियम क्या है, हाई रिएक्टिव, ठीक। तो यहाँ से एल्युमिनियम क्या करेगा, Al2SO4 होल थ्राइस प्लस Pb, यानी अपना सोल्यूशन बना लेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो ऐसा तभी होगा जब हाई रिएक्टिव मेटल आएगा, तभी लो रिएक्टिव को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। अगर हमने ले लिया, देखो जैसे यहाँ है कॉपर प्लस ZnSO4, अब इसमें कोई आपसे पूछे रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन नहीं होगी, ठीक। तो इसको ध्यान रखना, इसी को बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज नहीं है, मेटल्स की एक सीरीज है जिसको उसकी एक्टिविटी आर्डर में रखा गया है, उसी को बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। चलो ये समझ में आ गया होगा, और इसका यूज भी इसको ध्यान रखना, इसको आप लोग याद ही कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक। और ये अगर आपको याद रहेगा तो आप इजीली क्वेश्चंस कर पाओगे। तो ये हो गया रिएक्टिविटी सीरीज, आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं, ठीक। रिएक्टिविटी सीरीज आपकी हो गई। अब देखो इस चैप्टर में नेक्स्ट पॉइंट है आपका आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड बनता कैसे है, मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शन से। तो यहाँ हम लिख देते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल, यानी किसका रिएक्शन देखेंगे, मेटल और नॉन मेटल का। तो देखो मेटल और नॉन मेटल जब भी रिएक्ट करेंगे, यानी हम ले सकते हैं मेटल और प्लस क्या नॉन मेटल, तो ये क्या बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक। आयनिक कंपाउंड जिसमें आयंस होते हैं। जैसे हमने ले लिया सोडियम प्लस हमने ले लिया नॉन मेटल में क्लोरीन। देखो सोडियम मेटल है, क्लोरीन क्या है, गैस है, नॉन मेटल है। दोनों के कॉम्बिनेशन से कौन सा कंपाउंड बनेगा, NaCl। तो ये जो कंपाउंड है आपका क्या है, आयनिक कंपाउंड, इसी को बोलेंगे हम आयनिक कंपाउंड। तो हम कह सकते हैं व्हेन मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड। चलो एक दो और देख लेते हैं। जैसे हमने ले लिया
प्लस क्या O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ देखो लिख क्या सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, तो MgO, ठीक। या हमने लिख दिया Mg प्लस Cl2, तो क्या लिखेंगे MgCl2। तो ये सब आपके क्या हैं, आयनिक कंपाउंड ही हैं, इसमें आयंस का फॉर्मेशन होगा। जैसे यहाँ अगर हम बात करें तो Mg पर 2+2+2 माइनस, इस पर सिंगल माइनस होता है, ये प्लस, ये क्या माइनस। तो आयन के फॉर्मेशन से भी क्या बनता है आपका आयनिक कंपाउंड बनता है। या आप ये भी कह सकते हो मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। द कंपाउंड विच इज फाउंड बाई मेटल विद नॉन मेटल आर नोन एन आयनिक कंपाउंड। हाँ, इसमें होता क्या है, इसमें से मेटल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के नॉन मेटल में चला जाता है। सोडियम से ट्रांसफर हुआ क्लोरीन में गया, आपका कंपाउंड बन गया। मैग्नीशियम से ट्रांसफर हुआ ऑक्सीजन में गया, कंपाउंड बन गया। मैग्नीशियम से क्लोरीन में गया, कंपाउंड बन गया। तो भाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, और उनसे जो कंपाउंड बनेगा आयनिक कंपाउंड। क्लियर। अब एग्जाम में आपसे आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है, ठीक, कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टी। चलो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, मेटल और नॉन मेटल जब भी रिएक्ट करेंगे आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। हाँ देखो, यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी आपसे पूछी जाएगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी, आयनिक कंपाउंड की। तो सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें सॉलिड लिक्विड गैस किस फॉर्म में होते हैं, तो आयनिक कंपाउंड हमेशा सॉलिड फॉर्म में होते हैं, सॉलिड स्टेट में ही होंगे, फर्स्ट पॉइंट हो गया। और हार्ड भी होंगे, क्या होंगे, सॉलिड स्टेट में हार्ड होंगे, सॉफ्ट नहीं होंगे, ध्यान रखना, ये हो गया। सेकेंड पॉइंट की बात करें, ठीक, तो देखो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई MP एंड VP, ध्यान रखना है, ब्लड प्रेशर नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट है, MP मध्य प्रदेश नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट है। तो मेल्टिंग पॉइंट भी इनका हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, यानी इनको मेल्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होगी, बॉयल करने के लिए भी हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। तो दो पॉइंट्स हो गए, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जनरली क्या होते हैं ये, हाँ देखो, इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट क्या होंगे ये, इंसुलेटर, इंसुलेटर, यानी इंसुलेटर की तरीके से वर्क करेगी सॉलिड स्टेट में रहेंगे तो। बट इन मॉल्टेन स्टेट, इन मॉल्टेन स्टेट, स्टेट या आप कह सकते हो एक्वस फॉर्म, एक्वस फॉर्म। एक्वस फॉर्म का मतलब होता है जल में डालने पर ये क्या हो जाएंगे, सोल्यूबल हो जाएंगे, ठीक। तो उसमें क्या होते हैं, कंडक्टर, यानी कंडक्टिविटी होती है इसमें, कंडक्टिविटी। तो पहला तो आपने देखा सॉलिड स्टेट, हार्ड, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड है सॉलिड स्टेट में होंगे, जैसे अगर हम ले लें NaCl, तो अगर सॉलिड स्टेट में है तो ये क्या है, इंसुलेटर है, यानी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। बट अगर हम देखें मॉल्टेन स्टेट में या एक्वस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म का मतलब है इसको वाटर में क्या करेंगे, सोल्यूशन बना देंगे, तो उसमें कंडक्टिविटी शो करते हैं, ठीक, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। ये कुछ इसके पॉइंट्स हो गए, ठीक। तो दो तीन पॉइंट्स हैं, यही सारे आपके क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट इसमें और है, फोर्थ पॉइंट भी देख लेते हैं। देखो ये सोल्यूबल किस में होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। बट इन सोल्यूबल किस में होते हैं, इन सोल्यूबल इन कार्बनिक कंपाउंड,
कार्बनिक कंपाउंड, यहाँ लिख देते हैं COMPOUND कंपाउंड। ठीक, अब अगर हम बात करें सोल्युबिलिटी, आयनिक कंपाउंड को वाटर में डालोगे क्या है, सोल्यूबल है। इनसोल्युबल इन कार्बनिक कंपाउंड जैसे आप किस में डाल रहे हो, केरोसिन ऑयल में, पेट्रोल में, डीजल में, वो सब क्या है, कार्बनिक कंपाउंड है। उसमें ये आपके क्या रहेंगे, आयनिक कंपाउंड इनसोल्युबल रहेंगे। तो ये थी आपकी क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। सॉलिड स्टेट में रहेंगे, हार्ड रहेंगे, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर एज इंसुलेटर वर्क करेंगे, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होगी। बॉल्टेन स्टेट में एक्वस फॉर्म में कंडक्टिविटी शो करेंगी। वाटर में सोल्यूबल हैं, इनसोल्युबल इन कार्बनिक कंपाउंड। ये भी समझ में आ गया होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। चलो इसको भी हटा देते हैं। ये था क्या, आयनिक कंपाउंड। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका अकरेंस, OCCURENCE, अकरेंस ऑफ मेटल। इसका मतलब ये है मेटल की फिजिकल केमिकल सारी प्रॉपर्टी हम पढ़ ली। ठीक, अब इसमें देखो हम बात करेंगे कि अकरेंस ऑफ मेटल, मेटल आपको मिलेंगे कहाँ, तो मेटल जो है अर्थ की क्रस्ट में ही मिलते हैं। ठीक, तो ये नेचुरली कहाँ पाए जाएंगे, अर्थ क्रस्ट, यहाँ हम लिख देते हैं अर्थ क्रस्ट, CRUST, अर्थ की क्रस्ट में ये मिलेंगे आपको। अब देखो अर्थ की क्रस्ट में जो मेटल्स होते हैं एग्जिस्ट इन टू स्टेट्स। एक तो आपका हो जाएगा फ्री या नेटिव स्टेट, नेटिव स्टेट, या उसी को क्या बोलेंगे, फ्री स्टेट, फ्री स्टेट। और दूसरा जो फॉर्म होगा आपका कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट। ये क्या मतलब है इसका, नेटिव स्टेट और फ्री स्टेट। चलो इसके विषय में देखते हैं। देखो अर्थ की क्रस्ट में जो हाई रिएक्टिव मेटल है वो किसी ना किसी और एलिमेंट से रिएक्शन करके कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे आपको, तो उसे बोलेंगे कंबाइंड स्टेट। जो मेटल ना क्या है, लेस रिएक्टिव हैं, वो वैसे वैसे मिल जाएंगे, उसे बोलेंगे फ्री स्टेट। जैसे एग्जांपल के लिए हम लिखते हैं गोल्ड, AgCu, ETC एक्सेट्रा। ये सब क्या है, लेस रिएक्टिव हैं, लो रिएक्टिव मेटल हैं, तो ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ जैसे कापर वगैरह इसमें आपके कंबाइंड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये मेटल गोल्ड, सिल्वर, कापर, ये सब किस स्टेट में रहेंगे, फ्री स्टेट में रहेंगे। इनके साथ और कोई आपका नहीं रहेगा एलिमेंट। कंबाइंड स्टेट की बात करें, जैसे हो गया सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, एल्युमिनियम, ये सब हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो ये किस में फॉर्म, कंबाइंड फॉर्म में। जैसे हम Na की बात करें तो हमेशा साल्ट के फॉर्म में मिलेगा NaCl, पोटेशियम KCl या KOH, लिथियम LiOH, या फिर आप लिख सकते हो LiCl। तो इन सब के फॉर्म में मिलेंगे कंबाइंड स्टेट में। तो अकरेंस ऑफ मेटल अर्थ की क्रस्ट में, मेटल्स आर फाउंड इन क्रस्ट ऑफ द अर्थ इन टू स्टेट, नेटिव स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट। नेटिव स्टेट लाइक गोल्ड, सिल्वर, कापर, एंड कंबाइंड स्टेट लाइक सोडियम, पोटेशियम, लिथियम एक्सेट्रा। ओके, इस फॉर्म में मिलेंगे। ये बात हो गई। अब देखो इसमें दो पॉइंट्स और हैं, एक तो आपका है मिनरल, एक है ओर। मिनरल और ओर क्या होते हैं उसको भी समझ लेते हैं। पहले इसको हटा दें। ये तो आपने देखा कि टू फॉर्म में मिलेंगे, नेटिव स्टेट और फ्री स्टेट। चलिए अब इसमें हम देख लेते हैं 2 पॉइंट्स हैं आपके, मिनरल्स एंड क्या, ओर्स। तो मिनरल्स और ओर्स हैं क्या, देखो मेटल हमने कहा कि अकरेंस ऑफ मेटल कहाँ मिलेंगे, अर्थ की क्रस्ट में, फ्री स्टेट या नेटिव स्टेट में। तो अर्थ की क्रस्ट में या तो एलिमेंट्स मिल सकता है सीधे सीधे, या फिर क्या कंपाउंड के फॉर्म में मिल सकता है, यानी फ्री स्टेट या कंबाइंड फॉर्म में। तो ये क्या हो सकता है आपका, मिनरल्स हो चाहे क्या हो, ओर्स हो।
ये आपके क्या हैं, एलिमेंट्स या कंपाउंड ही हैं। एलिमेंट्स आर कंपाउंड, इसे भी आप कह सकते हो एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स। मिनरल भी आपका एलिमेंट्स या कंपाउंड है, और भी आपका मिनरल्स और भी आपका एलिमेंट्स या कंपाउंड ही है। लेकिन अब देखो, इन नेचुरली अकर्स द एलिमेंट्स आर कंपाउंड व्हिच नेचुरली अकर इन अर्थ क्रस्ट तो वे एलिमेंट्स या कंपाउंड जिन नेचुरली अकर्स हैं अर्थ की क्रस्ट में, यानी अर्थ की क्रस्ट में नेचुरली पाए जाते हैं, उसे क्या बोलेंगे, मिनरल्स। और ओर्स क्या है, मिनरल्स फ्रॉम व्हिच मेटल कैन बी माइंड है मतलब प्राप्त किया जाता है, माइंड। हाँ, मिनरल्स फ्रॉम व्हिच मेटल कैन बी माइंड प्रॉफिटेबली एंड इजीली। अब आपको समझ में नहीं आया होगा, चलिए फिर से समझा देते हैं। जैसे अर्थ की क्रस्ट से हम एलिमेंट्स चाहे फाइंड करें चाहे कंपाउंड फाइंड करें, ठीक, तो उसमें से देखो मिनरल्स सभी हो जाएंगे। मिनरल्स का मतलब है कि नेचुरली जो भी आपको मिले अर्थ की क्रस्ट में सारे मिनरल्स, लेकिन जिन मिनरल से हम क्या करें, मेटल को इजीली फाइंड कर सकें, प्रॉफिट के साथ फाइंड कर सकें, उसी एलिमेंट्स या कंपाउंड को या उसी मिनरल्स को हम क्या बोलेंगे, ओर्स बोलेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि जितने भी ओर हैं सब क्या हैं, मिनरल्स हैं, लेकिन सभी मिनरल्स ओर नहीं हो सकते। जैसे एग्जांपल के लिए हमने कहा कि NaCl ले लीजिए, ठीक, NaCl आपका क्या है, साल्ट है, इजीली आपको मिल जाएगा। और इससे हम सोडियम निकालना चाहते हैं, प्रोसेस ज़्यादा महंगी मुझे नहीं पड़ रही, सोडियम मुझे मिल भी जा रहा है, तो ये आपका क्या है, एक तो ये मिनरल्स है ही, लेकिन अब इससे मेटल को हम निकाल सकते हैं इजीली और प्रॉफिट के साथ, तो ये और भी हो जाएगा, ठीक, ये क्या हो जाएगा, और भी हो जाएगा। लेकिन अगर यही होता कि इससे हम सोडियम को प्रॉफिट के साथ ना निकाल पाते, तो केवल मिनरल्स होता और नहीं होता। ये क्लियर। चलिए, ये था मिनरल्स एंड ओर्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, इसी को क्या बोल देते हैं, मेटलर्जी। मेटलर्जी, ठीक, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी मेटल को हम कैसे फाइंड करेंगे, उसमें जो भी प्रोसेस है, ठीक। तो इसमें अगर हम बात करें मेटल को फाइंड करने की जो भी प्रोसेस हैं, प्रोसेस यूज करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं, या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल उसी से करते हैं, मेटलर्जी, ठीक। द प्रोसेस विच आर यूज टू फाइंड प्योर मेटल आर नोन एज मेटलर्जी। तो जितनी भी प्रोसेस हैं जिसको हम यूज करते हैं मेटल को फाइंड करने के लिए, प्योर मेटल को, उसी को क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। अब मेटलर्जी में देखो एक टर्म्स और आता है इसमें, गैंग या मैट्रिक्स, उसकी भी डिफिनीशन देख लेते हैं। GANGUE, गैंग आर मैट्रिक्स। ये क्या है,
तो देखो मेटल अगर मिलता है कंबाइंड स्टेट में या फ्री स्टेट में, उसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं उसी को क्या बोलते हैं हम, गैंग या मैट्रिक्स। तो गैंग या मैट्रिक्स क्या है, इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, रॉकी साल्ट, ठीक, या अर्थ में जो पार्टिकल्स हैं, अनवांटेड पार्टिकल्स। तो सीधा सीधा एक वर्ड हम यूज कर सकते हैं, इम्प्योरिटीज। द इम्प्योरिटीज इन द ओर्स, ओर्स से ही हम मेटल को फाइंड करेंगे। तो द इम्प्योरिटीज फाइंड इन द ओर्स आर नोन एज गैंग आर मैट्रिक्स, इसे बोलते हैं। अब देखो मेटल को, प्योर मेटल को हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए एक प्रोसेस है, उसको यहाँ टेबल के द्वारा क्या देखते हैं। चलो पहले इसको हम हटा देते हैं, फिर टेबल क्रिएट करते हैं। हाँ, तो अब देखिए यहां सबसे पहले बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, पहले लेते हैं ओर। ओर से ही हमें प्योर मेटल मिलेगा, तो हमने क्या ले लिया, ओर। ओर का सबसे पहले क्या करवाएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब है, देखो कुछ इसमें फिजिकल प्रोसेस या केमिकल प्रोसेस होती हैं जिसके थ्रू हम उसका क्या करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं ओर का। कैसे करेंगे, जैसे मान के चलिए कोई ओर मुझे मिला, उसमें हमें पता चला कि आयरन की इम्प्योरिटीज है, आयरन को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो आयरन रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली मैग्नेट का यूज करेंगे। जैसे देखो ये दो इसमें क्या है, व्हील्स लगी हैं ये, और इसके ऊपर हमने लगा दिया पट्टा, ठीक, एक इसमें हो गया मैग्नेट। इसके ऊपर से हम क्या करेंगे, ओर्स को बारीक पार्टिकल में करके डालेंगे। यहाँ से ओर्स आता जाएगा, मैग्नेट से चिपक जाएगा, चिपकने के बाद यहाँ तक चिपका रहेगा, ये ऐसे ऐसे ही घूम रहा है। तो देखो जो आयरन पार्टिकल्स है यहाँ आकर गिरेंगे, यहाँ ढेर लग जाएगा, ठीक। लेकिन जो और आपके ओर्स हैं, आयरन्स जो नहीं है, वो कहाँ गिरेंगे, क्योंकि मूव कर रहा है तो इनर्शिया की वजह से थोड़ा दूर आकर यहाँ गिरेंगे, ठीक। ये तो देखो मैग्नेट की वजह से आयरन इधर आ गया, बाकी सारा वो इधर चला गया। तो इजीली इसका कंसंट्रेशन हमने कर लिया, किसका, जो इम्प्योरिटी थी किसमें, आयरन की इम्प्योरिटी थी किसी और में। तो ऐसे कई सारी प्रोसेस हैं, जिससे फ्लोटेशन है, ठीक, या ग्रेविटी के थ्रू भी उसको हम अलग कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे प्रोसेस हैं जिसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। उसको हमें नहीं देखना है, सीधा सीधा अब हम देखते हैं, देखो जो कुछ केमिकल प्रोसेस हैं उनको। तो सबसे पहले ओर लेना है, उसको छोटे छोटे पार्टिकल में क्या कर देना है, तोड़ लेना है, उसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब देखो कंसंट्रेशन करने के बाद आपको पता है कि जो मेटल हैं, एक तो हाई रिएक्टिव है, एक क्या है, मीडियम रिएक्टिव है, एक क्या है, लो रिएक्टिव है। अगर हाई रिएक्टिव है, ठीक, तो हाई रिएक्टिव जो मेटल हैं उनको हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, उनका एक्सट्रैक्शन करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक। इलेक्ट्रोलिसिस ये प्रोसेस हम यूज करेंगे और वहां से मुझे मिल जाएगा क्या, प्योर मेटल, प्योर मेटल। अब इसको समझ भी लेते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करवाएंगे। जैसे यहाँ देखो, अभी इसके विषय में भी डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ इसको देख लीजिए, ये जैसे हमें NaCl से सोडियम क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो अब देखो सोडियम है आपका हाई रिएक्टिव, तो इसके लिए इलेक्ट्रोलिसिस यूज करेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ हमने ले लिया क्या, दो आपके इलेक्ट्रोड ले लिए, एक तो आपका बोला जाएगा क्या, कैथोड, और एक क्या बोला जाएगा आपका, एनोड। ये चलो इसको हमने ले लिया माइनस, ये हो गया कैथोड, ये हो गया एनोड प्लस। अब जो आपका NaCl है माल्टेन स्टेट में रहेगा। ध्यान रखना, कोई भी आपका आयनिक कंपाउंड ज़्यादातर इससे
एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मॉल्टन स्टेट में देखो वाटर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपका बन जाएगा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमें चाहिए क्या, सोडियम मेटल। तो सोडियम क्लोराइड को हम किस में लेंगे, मॉल्टन स्टेट में, और इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो करवाएंगे। तो देखो ये है आपका कैथोड, इसे क्या बोलते हैं आप, कैथोड। ये आपका क्या है, एनोड। ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। तो निगेटिव की तरफ कौन जाएगा, Na प्लस। तो इधर आकर के क्या आपका इकट्ठा हो जाएगा, Na सोडियम। और पॉजिटिव की तरफ कौन जाएगा, क्लोरीन Cl। तो Cl2 बन जाएगा, Cl2 गैस ऊपर निकल जाएगी। देखो हमें मिल गया सोडियम इधर, और उसको बाद में किसमें, केरोसिन में रख देंगे। तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। ऐसे कई सारे आपके क्या हैं, कंपाउंड्स हैं, यानी कंपाउंड जिनको हम इसके थ्रू, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू क्या कर सकते हैं, प्योर मेटल उनसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे NaCl से हमने दिखा दिया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में कुछ नहीं करना है, आपको क्या लेना है, जो आपका कंपाउंड है उसे मॉल्टन स्टेट में लेना है। जैसे NaCl हमने ले लिया मॉल्टन स्टेट, 2 इलेक्ट्रोड आपको लगा देना, कैथोड एनोड, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो करवा देनी है। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी जैसे फ्लो करवाएंगे तो सोडियम कैथोड पर, क्लोरीन एनोड पर क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे, और वहाँ से हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। चलो ये हो गया इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो ध्यान रखना, जो हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू ही क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं क्या, मीडियम रिएक्टिव। ठीक, तो मीडियम रिएक्टिव, यहां तो हाई रिएक्टिव का हो ही गया, HIGH हाई, और इसको हमने किससे एक्सट्रैक्ट किया है, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, और हमें मिला बेटा प्योर मेटल मिला। अब मीडियम रिएक्टिव, तो देखो मीडियम रिएक्टिव 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, और एक किस, PHID सल्फाइड। देखो कार्बोनेट जैसे हमने ले लिया जिंक, तो ZnCO3, तो कार्बोनेट कहीं मिल जाए मेटल के साथ तो उसे बोलेंगे कार्बोनेट। और जैसे हमने जिंक ले लिया और Zn लगा दिया, सल्फाइड, सल्फर उसके साथ अटैच कर दिया तो उसे बोलेंगे सल्फाइड। तो अगर मीडियम रिएक्टिव आपका क्या है, मेटल है, तो या तो कार्बोनेट के फॉर्म में हो सकता है या सल्फाइड के फॉर्म में हो सकता है। ठीक, तो अगर कार्बोनेट के फॉर्म में है तो इसके लिए एक प्रोसेस है कैल्सिनेशन, और इसके लिए एक प्रोसेस है क्या, रोस्टिंग, ROASTING, रोस्टिंग। तो ध्यान रखना, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स 2 फॉर्म्स में आपको मिलेंगे, कार्बोनेट या सल्फाइड। कार्बोनेट मिले तो कैल्सिनेशन करवाएंगे, सल्फाइड मिले तो रोस्टिंग करवाएंगे। और लो रिएक्टिव मेटल भी अगर लो रिएक्टिव है या तो प्योर फॉर्म में मिल जाएंगे या फिर किस फॉर्म में रहेंगे, सल्फाइड फॉर्म में ही रहेंगे, सल्फाइड। ठीक, तो सल्फाइड फॉर्म में ही रहेंगे। तो लो रिएक्टिव के लिए हम क्या करेंगे, यहां भी यही प्रोसेस, क्योंकि ये भी सल्फाइड था, ये भी सल्फाइड है, तो इसके लिए भी रोस्टिंग प्रोसेस यूज करेंगे। तो अगर मीडियम है तो कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग, अगर लो है रिएक्टिविटी में तो रोस्टिंग। चलिए इसको मिटा करके कैल्सिनेशन और रोस्टिंग देख लेते हैं क्या है। इसको पहले हटा देते हैं। हाँ, तो अब देखते हैं इसमें, देखो मीडियम रिएक्टिव और कौन सा, लो रिएक्टिव। और सबसे पहले इसमें हमने कहा था कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन में क्या होता है, जैसे कार्बोनेट जो आपके कंपाउंड्स होते हैं, जैसे हमने ले लिया ZnCO3, इसको हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर या लिमिटेड एयर में। तो हीट करेंगे तो ZnO और प्लस क्या बन जाएगा, CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकालना है तो हीट करना होगा पूरे ओर को। तो जब भी ओर को
इन द एब्सेंस ऑफ एयर या लिमिटेड एयर में हीट करते हैं तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन, और उसमें मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जैसे यहाँ हुआ। अब रोस्टिंग का देख लो, ROASTING, रोस्टिंग। जैसे हमने लिया जिंक सल्फाइड, इसको अगर क्या करना है, हमें अलग करना है, तो इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या एयर के प्रेजेंस में क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ये बनेगा ZnO प्लस SO2। अब देखो यहाँ भी क्या बना, जिंक ऑक्साइड ही बना। तो हमें रोस्टिंग प्रोसेस चाहे करवाना हो चाहे कैल्सिनेशन प्रोसेस, दोनों प्रोसेस में हमें क्या मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करवाना रहता है। यहाँ भी मेटल ऑक्साइड बना, यहाँ भी मेटल ऑक्साइड बना। बस ध्यान रखना है डिफरेंस क्या है, कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ एयर, यहाँ कहीं एयर लिया गया नहीं, केवल हीट किया गया, या लिमिटेड एयर भी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना है। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं थी यहाँ। रोस्टिंग में हमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करना है, क्योंकि ऑक्सीजन मिलेगा तभी सल्फर अलग होगा, ये SO2 बना, और कुछ ऑक्सीजन के पार्ट्स जडियन के साथ ऐड हो जाएंगे या मेटल के साथ ऐड हो जाएंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। ठीक, इसी मेटल को हम क्या करेंगे, हीट कर सकते हैं। हीट करने पर जडियन क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इसको भी हीट करेंगे तो जडियन क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। या अगर हीट ना भी करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा सकते हैं। जडियन से हाई रिएक्टिव मेटल कौन है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को इसमें लाएंगे, सॉरी हाँ सही है, एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम को लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, जिंक अलग हो जाएगा। या सोडियम भी ला सकते हैं। ठीक, तो हीट करके भी अलग कर सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा के भी अलग कर सकते हैं। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग ये लो रिएक्टिव और मीडियम रिएक्टिव दोनों के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक, यहाँ भी हमें प्योर मेटल मिल जाता है, यहाँ भी हमें क्या मिल जाता है, प्योर मेटल मिल जाता है। अब हो सकता है इसमें भी कुछ इम्प्योरिटीज हों जो हमने प्योर मेटल फाइंड किया, तो उसके लिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। एक और प्रोसेस है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक, एकदम से प्योर मेटल उसमें मिल जाएगा आपको। हाँ देखो, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ये क्या है, तो इसको भी समझते हैं। देखो, जैसे हमने कहा और जो है आपने अभी लिया, कहा कि हाई रिएक्टिव, मीडियम, और क्या, लो। 3 टाइप्स के मेटल होते हैं जिनका हम कंसंट्रेशन करते हैं। हाई रिएक्टिव के लिए आप कहते हैं क्या करेंगे आप, इलेक्ट्रोलिसिस। मीडियम और लो के लिए 2 प्रोसेस कर सकते हो, एक तो आपका कैल्सिनेशन और दूसरी प्रोसेस क्या हो जाएगी, रोस्टिंग। ठीक, इलेक्ट्रोलिसिस में भी आपको क्या मिलेगा, प्योर मेटल। कैल्सिनेशन और यहां से क्या मिलेगा आपको, ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, M ऑक्साइड लिख दिए, ध्यान रखना, मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड से आपको क्या फाइंड करना है, प्योर मेटल। ठीक, अब देखो यहां भी प्योर मेटल मिला हाई रिएक्टिव में, मीडियम रिएक्टिव में भी क्या मिला, प्योर मेटल, या लो रिएक्टिव में से भी क्या मिला आपको, प्योर मेटल मिला। लेकिन अब देखो, अगर इसमें भी कुछ इम्प्योरिटीज हों तो उनको अलग करने के लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं। उसमें होता क्या है, ये जो मेटल मिला है मुझे प्योर, अभी भी इसे इम्प्योर ही मानेंगे। तो जैसे देखो यहां हमने कर दिया ये यहां, ठीक, एक आपका हो जाएगा क्या, कैथोड, ये हो गया कैथोड माइनस, ये हो गया क्या, एनोड प्लस। अब ये कैथोड एनोड बनाएंगे किसका, जो आपका कैथोड रहेगा ये बहुत
एक पतली सी छड़ रहेगी, ऐसे मान के चलिए ये, और जो एनोड रहेगा ये मोटी सी छड़ रहेगी, ये रहेगा इम्प्योर मेटल। और ये किसका रहेगा? प्योर मेटल। अब जैसे हमें यहां मिला क्या? जिंक। जिंक में कुछ इम्प्योरिटीज है, तो जिंक का हमने क्या ले लिया? एनोड। और जिंक, प्योर जिंक आप ले सकते हो या कुछ भी ले सकते हो, कोई मेटल ही होना चाहिए, उसका क्या बना दिया हमने? कैथोड। अब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करवाएंगे, इसमें कुछ आप ले लीजिए क्या? वाटर वगैरह, जिससे बढ़िया से क्या हो जाए? रिफाइनिंग हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट्स आप कह सकते हो। तो जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो माइनस की तरफ प्लस वाले अट्रैक्ट होगी, यानी जो भी आपका मेटल है इस इधर की तरफ आ जाएगा। तो ये जो आपका एनोड है धीरे धीरे पतला होता जाएगा और यहाँ से सारे मेटल निकल करके कहाँ चले जाएंगे? कैथोड पर। और वो जो मेटल मिलेगा आपको एकदम से प्योर रहेगा, प्योर फॉर्म में रहेगा। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। यहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स, हाँ इलेक्ट्रोलाइट्स ध्यान रखना क्या लेना है। जैसे हमने ले लिया जिंक, तो यहाँ ZnSO4 का सोल्यूशन ले लीजिए, जिंक सल्फेट। कापर की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करें तो CuSO4 ले लीजिए, वाटर मत लीजिए, हाँ ये ज़्यादा सही रहेगा। ZnSO4, कापर, CuSO4, हाँ वाटर मिक्स रहेगा, उसी में सोल्यूशन बनेगा, ध्यान रखना। तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और नहीं आई तो वीडियो को रिवाइज करके देखो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं इसमें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इस चैप्टर का क्या है? कोरोजन। चलिए कोरोजन तो आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। व्हाट इज कोरोजन? व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, एयर, मॉइस्चर आर एसिड, देन द अपर लेयर ऑफ द मेटल गेट्स डैमेज एंड दिस इज नोन एज कोरोजन। यानी जब भी कोई मेटल है, जैसे हमने ले लिया क्या? आयरन ही ले लिया, ठीक। तो आयरन एयर के, वाटर के, या फिर किसके? मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, या एसिड के भी कांटेक्ट में आता है, तो अपर लेयर इसकी क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है, ठीक, खराब होने लगती है। उसी को बोलते हैं कोरोजन। तो ये मेटल में ही होता है। जैसे हमने ले लिया O2, मॉइस्चर भी ले लिया H2O, तो देखो क्या बनाएगा? Fe2O3 डॉट X H2O। ये रस्ट का फार्मूला ध्यान रखना। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। तो देखो कोई भी मेटल हो, ऑक्सीजन से, वाटर से या मॉइस्चर से रिएक्ट करे तो उसकी अपर लेयर क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। उसी को बोलते हैं कोरोजन। अब प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन, प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन। प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन यानी कोरोजन से कैसे प्रिवेंट करेंगे मेटल्स को? तो देखो ऑयल लगाकर, ग्रीस लगाकर, ठीक, ऑयल, ग्रीस या पेंट करके, या गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस कि कोई ऐसी मेटल की परत ऊपर से लेयर चढ़ा दें जो इनसे रिएक्ट ना करे। तो ये सब प्रोसेस हैं जिनसे हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कोरोजन क्या है? मेटल की अपर लेयर क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है, ऑक्सीजन, वाटर इनके कांटेक्ट में आकर। उसको प्रिवेंट करने के लिए उसके ऊपर ऑयल, ग्रीस, पेंट एक्सेट्रा चीज़ें लगाकर उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अब देखो लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज अलॉय, उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज अलॉयज, ALLOYS, अलॉयज। अलॉय क्या है इसके विषय में जानते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर बात करें हम अलॉय की,
तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर। 2 or more than 2 metals are non-metals. 2 or more than 2 metals, 2 या 2 से अधिक मेटल्स का होमोजीनियस मिक्सचर है। या इसमें एक मेटल्स भी हो सकता है, मेटल्स, और प्लस क्या, नॉन मेटल्स भी हो सकता है, नॉन मेटल्स भी हो सकता है। तो 2 मेटल्स या 2 से अधिक मेटल्स का मिक्सचर हो, या उसमें से एक मेटल हो, एक नॉन मेटल हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उस होमोजीनियस मिक्सचर को एलॉय बोलेंगे। ठीक, जैसे देखो यहाँ हम देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें स्टील की, तो स्टील में क्या होता है? आयरन प्लस कार्बन। ये हो गया स्टील में आयरन प्लस कार्बन। ठीक, या स्टेनलेस स्टील हम बोले, क्या बोल दें? स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील जो आपका हो जाएगा वो आयरन आयरन, क्रोमियम और निकिल का मिक्सचर होता है, जो घर में हम यूज करते हैं, पोर्ट्स। ठीक, ये हो गया स्टील, ये हो गया स्टेनलेस स्टील। या हम देखते हैं, देखो ब्रास। ब्रास किसका है? कॉपर और जिंक का। या अमलगम हम देख लेते हैं, किसका? Hg में कोई भी मेटल डाल दो, जैसे हमने डाल दिया जिंक, तो ये भी एक मिक्सचर बनाएगा। तो ये सब क्या है? एलॉयज हैं। तो एलॉय क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। मेटल्स के भी हो सकते हैं, या मेटल्स में नॉन मेटल्स भी ऐड किया जाए, जैसे ये हो गया स्टील में, स्टेनलेस स्टील में। ठीक, या देखो ब्रास में कॉपर और जिंक ब्रास है, या अमेलगम, मरकरी के साथ अमेलगम बनता है। ठीक, तो ये था आपका एलॉय। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई पॉइंट्स क्लियर नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हो, या रिवाइज करके वीडियो दोबारा देख सकते हो, आपको समझ में ज़रूर आएगा। ओके, थैंक यू।